आदमी की पहचान उसके धन या पद से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर तो कुबेर की संपदा भी रोती है। ऐसा कहना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सियासत में एक नाम है जिनको भारतीय राजनीति का विषम पितामह कहा जाता है। राजनीति के धुरंधर जिन्होंने एक एक कदम बढ़ाकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है। सियासत की भीड़ का एक चेहरा जिसने अपनी सबसे अलग पहचान बनाई। भारतीय राजनीति का युग पुरुष जिन्होंने 5 दशक में सियासत में अपनी छाप छोड़ी। संसदीय मर्यादा का पालन करने वाले एक ऐसा नेता जो विपक्ष में रहकर भी सरकार का समर्थन करते थे। अटल बिहारी जी एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में कहा जाता था, ए राइट मैन इट द रॉन्ग पार्टी। अटल बिहारी जी एक ऐसे नेता थे जिनको भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए थे, जो अपने में ही एक कीर्तिमान है। ये ऐसे गैर कांग्रेसी नेता थे जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने और अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सरकार में रहे या विपक्ष में, लेकिन अपने फैसलों से हमेशा फख्र महसूस कराया है। एक ओर तो देश को परमाणु संपन्नता में शिखर पर पहुंचाया और दूसरी ओर पाकिस्तान को कारगिल में धूल चटाई। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। आज हम बताएंगे कि आडवाणी जी के बजाय वाजपेयी जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाया गया। आज हम बताएंगे कि 1989 में पार्टी ने वाजपेयी जी को लोकसभा टिकट क्यों नहीं दिया और कैसे उन्होंने अमेरिका जैसे महाशक्ति को नजरअंदाज करके परमाणु परीक्षण को अंजाम तक लेके गए। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी स्कूल टीचर थे। अटल जी की शिक्षा ग्वालियर में सरस्वती शिशु मंदिर में हुई थी। बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हुई थी, जो वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जानी जाती हैं। 1945 में कानपुर के डीएवी कॉलेज में अटल बिहारी जी ने राजनीति शास्त्र से एमए किया। 1947 में एमए पूरी करने के बाद उसी साल और उसी कॉलेज में एलएलबी में एडमिशन लिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि उसी साल उनके पिताजी ने भी एलएलबी में एडमिशन लिया था, लेकिन एलएलबी की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर अटल जी पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। अटल जी कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि साहित्यकार, संपादक, कवि, प्रखर वक्ता भी थे। उनकी भाषण शैली और शब्दों का हर कोई दीवाना था। अटल जी के शब्द और उनकी भाषण शैली अच्छी होने का महत्वपूर्ण कारण ये था कि उनके पिताजी हिंदी और ब्रज भाषा के प्रख्यात कवि भी थे, इसलिए भाषा का ज्ञान और कविता लिखने की कला अटल जी को विरासत में मिली थी। और अटल जी के इस हुनर का पता कॉलेज समय में ही पता चल गया था। विक्टोरिया कॉलेज में ही उन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और उनके भाषण देने के तरीके ने अटल जी को वहाँ का हीरो बना दिया और बाद में पूरे देश में अपने हुनर का परचम लहराया। विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी कॉलेज के संघ मंत्री और उपाध्यक्ष बने थे। उनकी सक्रियता ग्वालियर में आर्य समाज आंदोलन की युवा शाखा आर्य कुमार सभा से शुरू हुई और 1944 में इस सभा के महासचिव बने थे। बात करते हैं सन 1947 की। 1947 में भारत आजाद हुआ और देश बंटवारे की त्रासदी से गुजर रहा था। देश में दंगे हो रहे थे। इन्हीं दंगों के चलते अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डीएवी से चल रही कानून की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद अटल जी ने अपना कैरियर पत्रकार के रूप में शुरू किया। इस दौरान अटल जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अखबार पंचजन्य, राष्ट्र धर्म आदि पर काम किया। लेकिन बहुत जल्द अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए। अटल जी ने पत्रकारिता को छोड़कर 1951 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भारतीय पॉलिटिकल जनसंघ में शामिल हो गए। अटल जी को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया और उसी साल 21 अक्टूबर 1951 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने दक्षिण पंथी राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराम माथुर इस संघ के संस्थापक थे। लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसी मनमुटाव के कारण हिंदू महासभा को छोड़ दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के विकल्प की तलाश में थे। अब होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति जीवन की शुरुआत। वैसे तो शुरू से ही अटल जी में राजनीतिक गुण मौजूद थे, लेकिन राजनीति का असली पाठ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पढ़ाया था। जनसंघ की स्थापना के अगले दिन 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ और उस साल अटल जी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। 1957 में जब देश में दूसरे आम चुनाव हुए तब जनसंघ के टिकट पर अटल जी ने चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सीट से लोकसभा पहुंचे और उस साल केवल बलरामपुर से चुनाव नहीं लड़े थे, मथुरा और लखनऊ 2 और सीटें थी जहां से पार्टी ने उन्हें मैदान में उतरने का मौका दिया था।
अटल जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें किसी पार्टी ने पहली बार में ही 3 लोकसभा सीटों से टिकट दिया था। ये बात अलग है कि अटल जी लखनऊ से चुनाव हार गए थे और मथुरा में उनकी जमानत जब्त कर ली गई थी, लेकिन बलरामपुर से संसद पहुंचने में कामयाब हुए। 1962 में लोकसभा चुनाव में फिर से लखनऊ से अटल जी को चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन इस बार हार का सामना करना पड़ा था। हाँ, पर उन्हें संसद से बाहर नहीं बैठना पड़ा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य बन के पार्लियामेंट पहुंचे। 1967 के चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1968 में अटल जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बन गए। उस समय जनसंघ में बलराम मथोक, नानाजी देशमुख और लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे नेता थे। 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में अटल जी को अपने जन्म स्थान ग्वालियर से चुनाव लड़ने का मौका मिला और 70,000 मतों से कांग्रेस के गौतम शर्मा जी को हराया। फिर आया 1975 का साल, जब इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगाया। 25 जून की रात आपातकाल का ऐलान किया गया था और उसी रात कई विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था। इन नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल थे। अटल जी ने 18 महीने जेल में बिताए और इस दौरान अपनी कविताओं के जरिए इंदिरा गांधी जी के आपातकाल लागू करने के फैसले की खूब आलोचना की। उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियां हैं। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून, मातृ पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह के दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। 1977 में जब आपातकाल हटा, उस समय जनता पार्टी का गठन हुआ। इस स्थापना में जयप्रकाश नारायण जी, चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्र जैसे दिग्गजों के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल थे। जनता पार्टी कई दलों के मिलने से बनी थी। इसमें जन मोर्चा, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ ऐसे दल जुड़े हुए थे। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी जनसंघ के अध्यक्ष थे। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में अटल जी नई दिल्ली से संसद का प्रतिनिधित्व किया। इन चुनावों में अटल जी को 71% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के शशि भूषण को 27% वोट मिले थे। इन चुनावों में जनता पार्टी को बहुमत मिला और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार मंत्री पद धारण किया और अटल जी ने विदेश मंत्रालय के पद का चुनाव किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करके पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया और ऐसा करने वाले अटल जी पहले व्यक्ति थे। इससे संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को पहचान मिली। जनता पार्टी जुलाई 1979 तक ही रह पाई। 1980 में मध्य अवधि चुनाव हुए और इस बार कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई और इंदिरा गांधी जी ने फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी अपने काबू में कर ली और अटल जी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। नई दिल्ली सीट से चुनकर वापस लोकसभा पहुंचे। सत्ता हाथ से जाने के बाद कई दलों से मिलकर बनी जनता पार्टी बिखर गई। जनता पार्टी अपने गठन के 2 साल बाद ही अंतर्विरोध का शिकार हो गई। जनता पार्टी में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता जनसंघ के नेताओं के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। वजह ये भी थी कि जनसंघ के सदस्य संघ के भी सदस्य थे, अर्थात उनके पास दोहरी सदस्यता थी। ऐसे में भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आए सदस्यों को अलग करने के लिए दोहरी सदस्यता का मामला उठाया गया। उनके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अर्थात RSS से रिश्ते रखने पर ऐतराज जताया गया था। ये कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते और इसी खींचातानी में 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका विरोध किया। जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन अर्थात भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और दूसरे सहयोगियों का योगदान था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। 1980 से 1986 तक अटल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1984 में आम चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 ही सीटें मिली थी और अटल जी ने अपनी सीट गंवा दी। चुनाव में हारने की एक वजह थी और वजह यह थी कि अटल जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हुआ ये कि मध्य प्रदेश से ही गुना सीट से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी के माधव राज सिंधिया ने अचानक ग्वालियर सीट से लड़ने के लिए अपना नाम दर्ज करवा दिया और ये सब कांग्रेस पार्टी की सोची समझी चाल थी और अटल जी के पास इतना समय ही नहीं बचा कि वो कोई और सीट से चुनाव लड़ने के लिए नाम दर्ज करवा सकें और अटल जी सिंधिया से 2.25 लाख वोटों से हार गए। हालांकि 1986 में अटल जी मध्य प्रदेश में ही राज्यसभा के लिए चुने गए थे और ये दूसरा और अंतिम मौका था कि वो राज्यसभा सांसद बने।
1984 में हार के बाद भी अटल जी पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे और इस काम का फायदा बहुत ही जल्द मिला। 1984 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों से जीत के बाद 1989 के जनरल चुनाव में 85 सीट हासिल की और भारतीय लोकतंत्र में नई जीत दर्ज की। ये बात अलग है कि पार्टी ने अटल जी को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया, क्योंकि अटल जी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसे में पार्टी को लगा कि अटल जी आम चुनाव जीतकर लोकसभा चले गए तो राज्यसभा की पार्टी की 1 सीट कम हो जाएगी। 1989 के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण 16 महीने बाद ही लोकसभा भंग हो गई और देश में 1991 में फिर से आम चुनाव करवाए गए। 1991 के चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें मिली और इस बार अटल जी ने मध्य प्रदेश के विदिशा और लखनऊ दोनों सीटों से लड़ने के लिए नाम दर्ज करवाया और अटल जी दोनों ही सीटों से जीत गए थे, लेकिन बाद में विदिशा वाली सीट को छोड़ दिया था। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1994 में कर्नाटक, 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र से बीजेपी को जीत मिलने के बाद तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी ने अटल जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उस समय आडवाणी जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अटल जी को आगे किया प्रधानमंत्री पद के लिए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। वजह ये थी कि राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी जी ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसे में उनकी छवि लोगों के सामने एक हिंदूवादी नेता की बन गई थी। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से निकले अटल जी की छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की थी। जब 1996 में आम चुनाव हुए और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण सरकार सिर्फ 13 दिन ही चली और इसके बाद जनता दल संयुक्त मोर्चा सरकार बनी। पहले HD देवगौड़ा, बाद में इंद्र कुमार गुजरा PM बने, लेकिन इनकी सरकार भी ज्यादा दिन के लिए नहीं चली। 1998 में देश में लोकसभा चुनाव करवाए गए। इस बार जनता ने अटल जी पर और ज्यादा भरोसा दिखाया। बीजेपी 120 सीटें जीतकर फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन गई और अटल जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने कुछ दलों को साथ लिया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात NDA की नींव रखी और केंद्र में अपनी सरकार बनाई। पहली बार 13 दिन प्रधानमंत्री रहने वाले अटल जी इस बार 13 महीने अपनी सरकार चलाई। इस कार्यकाल के दौरान भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए और यह एक साहसिक फैसला था। ये दुनिया में नए और मजबूत भारत का उदय हुआ। इन परमाणुओं के सफल होने पर भारत की गिनती भी उन देशों में होने लगी जिनके पास परमाणु बम थे। ये देखकर दुनिया की महाशक्तियों में हड़कंप मच गई। भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण से पश्चिमी देशों ने आलोचना की और अपमानजनक रुख अपनाया। अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर दबाव डालने के लिए आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिए थे, लेकिन अटल जी तो अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर अटल रहे। अटल जी ने इस बार परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कोई परवाह नहीं की। बाद में अटल जी की जीत हुई और पश्चिमी देशों ने जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे वो वापस ले लिए। इस कार्यकाल में अटल जी ने एक और ऐसा कार्य किया जिससे वो हमेशा याद किए जाते हैं। राजनीति के ज्ञाता अटल जी हमेशा कहते थे, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसलिए अटल जी भारत के पड़ोसी देशों से अच्छी वकालत किया करते थे। अटल जी ने चीन और पाकिस्तान का दौरा भी किया था। अटल जी पाकिस्तान के साथ कई बार दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। उन्होंने फरवरी 1999 में दिल्ली और लाहौर के बीच पहली बार सीधी बस सेवा शुरू की। 20 फरवरी 1999 को अटल जी खुद पाकिस्तान सीमा पर एक बस से अटारी से बागा तक का सफर करने पहुँचे। इस बस को शुरू करने का मकसद दोनों देशों के बीच दोस्ती गहरी करना था। साल 1999 में अटल जी विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के कारण उनकी सरकार गिर गई और ये मामला भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना में शामिल है। लेकिन कहानी कुछ और है। बात क्या हुई थी? अटल सरकार में शामिल समर्थक दलों में जयललिता जी की पार्टी अन्ना DMK थी और उस समय तमिलनाडु में करुणानिधि की पार्टी DMK की सरकार थी। जयललिता जी ने अटल जी के सामने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग थी DMK सरकार को बर्खास्त कर उनके नेताओं पर कार्रवाई की जाए। दूसरी शर्त थी मेरे खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। तीसरी शर्त थी सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाया जाए। लेकिन अटल जी ने जयललिता जी की तीनों मांगों को मानने से मना कर दिया और 13 महीने बाद जयललिता जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण जी ने
अटल सरकार को लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा। सरकार विश्वास मत लेकर आई भी, लेकिन 1 वोट से प्रस्ताव गिर गया और अटल जी को इस्तीफा देना पड़ा और फिर से लोकसभा भंग हुई। देश में फिर से मध्यावधि चुनाव हुए। 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव हुए और फिर से बीजेपी 182 सीटें लेकर तीसरी बार सत्ता में आई। अटल जी के नेतृत्व में फिर से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनी। इस बार अटल जी को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला और ये पहली बार था कि किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1999 में ही एक ऐसी घटना घटी थी जिसने अटल जी को एक कामयाब नेता साबित कर दिया था। सही बात तो ये है कि पाकिस्तान को भाईचारे में शामिल करना ही पाप है। इधर अटल जी पाकिस्तान में दोस्ती के गुणगान गा रहे थे, उधर पाकिस्तान कारगिल जंग की तैयारी में लगा हुआ था और पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाया और कारगिल की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन हमारी बहादुर जाबाज सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत ने जीत हासिल कर ली। इस जीत के बाद अटल जी ने साबित कर दिया था कि वो एक योग्य रणनीतिकार भी हैं। 2004 के चुनाव में अटल जी ने साइनिंग इंडिया का नारा दिया, पर उनका गठबंधन हार गया और अटल जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अटल जी का जीवन काल केवल प्रधानमंत्री बनने तक ही सीमित नहीं रहा। अटल जी एक प्रतिष्ठित कवि और प्रखर वक्ता भी थे। अटल जी ने अपनी नैतिकता, विचारशीलता और उदारता के कारण पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई। अटल जी सरकार के दौरान उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से कई औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि से जुड़े नगरों को जोड़ा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत सरकार के द्वारा कई सम्मान दिए गए थे। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कानपुर विश्वविद्यालय से 1993 में डॉक्टर ऑफ लेटर से सम्मानित हुए थे। 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार और उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2004 में भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। दिसंबर 2005 में अटल जी ने खुद को राजनीति से अलग करने का ऐलान किया। बाद में उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और 16 अगस्त 2018 को अटल जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। भारतीय राजनीति का चमकता सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया था। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, कूद से क्यों डरूं। आज की ये दिलचस्प कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर आएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।